हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास प्रकार और उनकी समस्याएं जो टॉपिक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंतर्गत हमने ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास जो उनके प्राकृतिक एवं उत्पत्ति के कार्यों के आधार पर थे उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया था। और हमने देखा कि ग्रामीण अधिवास के जो लोग हैं वो किस प्रकार अपनी प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन निर्वाह करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि वो किस तरह सामाजिक संबंध और भूमि से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बारे में भी बात की। और साथ में हमने शहरी जनसंख्या की कुछ विशेषता के बारे में पढ़ा और देखा कि शहरी जनसंख्या का घनत्व और क्षेत्र किस प्रकार है। यदि बच्चों इन टॉपिकों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों ग्रामीण अधिवासों की प्रकार। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों 2014 राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 2014 के अंदर सवाल पुटअप हुआ था। सवाल आया था कि विश्व ग्रामीण अधिवासों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। तो विश्व अधिवासों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उनके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन। हम लेते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रकार। ग्रामीण अधिवास के जो पहला प्रकार है उसका नाम है सघन या गुच्छित अधिवास। सघन या गुच्छित अधिवास। यदि सघन और गुच्छित अधिवास शब्द से ही आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, इन प्रकार की जो बस्तियां होती है या इस प्रकार की जो बस्तियां होती है उनके घरों के मध्य जो बीच में जो डिस्टेंस होता है या दूरी होती है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे अधिवास जिसके घरों के मध्य दूरी बहुत ही क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? सघन गुच्छित अधिवास के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु लेते हैं। इस प्रकार की बस्ती का निर्माण समतल उपजाऊ मैदानों के अंदर होता है। कहां पर होता है? समतल उपजाऊ मैदान जो नदियों के द्वारा बने हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला समतल उपजाऊ मैदान कहां पर स्थित है बच्चों? भारत में। उसका नाम क्या है बच्चों? उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। उसके अलावा और बहुत सारे विश्व के अंदर उपजाऊ समतल मैदान है, जैसे अपन का चीन देश के अंदर यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान, यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान, वहां पर ही अपन बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और यदि अपन देखते हैं अपन अमेजन नदी के मैदान क्षेत्र, तो वहां पर भी जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक। तो जहां पर ही नदी घाटी के द्वारा लाए गए उपजाऊ मैदान जो समतल है वहां पर बच्चों विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। तो इसलिए समतल मैदानों और जल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में होती है। और समतल मैदान तो होनी चाहिए, साथ में जल की प्राप्ति होनी चाहिए। अब आपको यदि पूछ ले कि अधिवास को निर्माण करने के लिए समतल उपजाऊ मैदान तथा जल की प्राप्ति के स्रोत मुख्य क्यों माने गए, कारण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार यदि सवाल आ रहा है, वापस सुन लेना बच्चों कि मानव अधिवास के निर्माण के लिए या ग्रामीण मानव अधिवास के निर्माण के लिए समतल उपजाऊ मैदान तथा जल की प्राप्ति वाले क्षेत्रों को ही मुख्य क्षेत्र क्यों माना है, कारण बताइए। तो सबसे पहले हम लेते हैं समतल उपजाऊ मैदान। देखो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जो क्षेत्र
समतल और उपजाऊ होता है उन क्षेत्रों के अंदर कृषि क्रिया करना आसान होता है, पशुपालन क्रिया करना आसान होता है और उन समतल क्षेत्र के अंदर परिवहन का जाल बिछाना भी क्या होता है, आसान होता है। साथ में हम देखते हैं बच्चों, तो वहां पर उद्योग धंधे स्थापित करना, अधिवास का निर्माण करना, ये सारी क्रियाएं क्या होती है, वहां पर सरल होती है। इसलिए लोग समतल उपजाऊ मैदान के क्षेत्रों में अधिवासियों को ज्यादा बसाते हैं, जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, घाटी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना, परिवहन का जाल बिछाना, पशुपालन की प्रवृत्ति को देखना और उद्योगों को स्थापित करना और विभिन्न प्रकार के अधिवास को भी स्थापित करना, वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही मुश्किल होता है। या फिर हमारे लिए पहाड़, मैदान, नदी, घाटी भवन निर्माण के लिए क्या पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, बाधा। इसलिए समतल उपजाऊ मैदान में लोग ज्यादा बसते हैं। अब है जल की प्राप्ति। आपको मालूम ही है, जल जीवन का आधार है। वनस्पति हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उनके लिए जीवन एक अनिवार्य तत्व है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जहां पर जल की आसानी से उपलब्धता होती है, वहां पर ही लोग अधिवास का निर्माण करते हैं, क्योंकि जल के माध्यम से वो अपने पेयजल के रूप में उसको जल का प्रयोग कर सकते हैं, पशुपालन में कर सकते हैं, कृषि क्रियाओं में कर सकते हैं, तथा और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें जल की जरूरत पड़ती है। वो सारी जल स्रोतों के पास यदि होते हैं तो आसानी से की जा सकती है। और विश्व के अंदर जो अधिकांश जो सभ्यताएं हैं, आपको खुद को मालूम होनी चाहिए, हड़प्पा सभ्यता बच्चों, मोहनजोदाड़ो सभ्यता बच्चों, और बहुत सारी सभ्यताएं हैं, वो सब के सब कहाँ बसी हैं, नदी घाटी के पास, अर्थात जल स्रोतों के पास। तो जल स्रोत और उपजाऊ मैदान के पास अधिवास बसने का कारण आपको मालूम हो गया होगा। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। इस अधिवास को अन्य नामों से भी जानते हैं। यदि आपसे सवाल पुटअप हो जाए कि सघन या गुच्छित अधिवास के अन्य नाम क्या हैं, एक नंबर का सवाल पुटअप हो जाए, तो आपको बताना है, पहला पुंजित, दूसरा सहंत, तीसरा सकेंद्रित और चौथा संकुचित। तो याद रखना, पुंजित, सहंत, संकेंद्रित और संकुचित हैं, वो सघन या गुच्छित अधिवास के अन्य नाम है। अब हम लेते हैं सघन या गुच्छित अधिवास की प्रमुख विशेषता। इस प्रकार के अधिवास की विशेषता कैसी है, किस तरह दिखाई देते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी उच्च एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर ही बसे होते हैं। इसके अंदर जो सघन या गुच्छित अधिवास होते हैं, वो तो पहले बात याद रखना, खेतों के किस भाग में होते हैं, मध्य ऊंचे भागों में, या फिर बाढ़ से जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर ही इस प्रकार के उद्योग या अधिवास को स्थापित किए जाते हैं। अब एक शब्द आ गया, बाढ़। बाढ़ क्या है बच्चों? यदि इस प्रकार का सवाल आपसे पूछे तो याद रखना, जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़। और आपको मालूम ही है, जो अधिकांश जो उपजाऊ समतल मैदान बनते हैं वो नदियों के द्वारा या बाढ़ के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ अवसाद होते हैं उसी के कारण बनते हैं। फिर अगला बिंदु देखते हैं, सभी आवास पास होते हैं। सघन या गुच्छित अधिवास के अंदर यदि घरों के बीच की दूरी देखते हैं बच्चों, बहुत कम होती है। सब क्या होते हैं, पास या नजदीक बने हुए होते हैं। अगला बिंदु, सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसका अन्य नाम में भी क्या है, संकेंद्रित, एवं बाह्य आक्रमण से मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। और यदि किसी एक स्थान पर
संकेंद्रित अधिवास होते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यदि बच्चों कोई बाहर से उस अधिवास पर यदि कोई हमला कर देता है या झगड़ा कर लेता है तो वो सारे लोग एक साथ मिलकर आसानी से क्या है उनका मुकाबला कर सकते हैं। यदि प्रकीर्ण रूप से या दूर दूर घर होंगे तो यदि कोई आक्रमण कर देता है तो वो एक साथ मिलकर उससे सामना नहीं कर पाते। क्यों? कि उन सबको इकट्ठा होने में क्या लग जाता है, समय लग जाता है, और जब तक इकट्ठा होने में समय लगता है तब तक आक्रमणकारी इसको बहुत ज्यादा क्या पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये लोग क्या होते हैं, संकेंद्रित रूप या किसी सघन रूप से एक ही क्षेत्र पर निवास करते हैं। अगला, सामाजिक प्रगाढ़ता होने के कारण एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं और इन लोगों के अंदर सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत ही उच्च होती है, जिसके कारण जब कभी किसी व्यक्ति को जरूरत होती है सुख दुख के अंदर तो उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। आप बच्चों विदित है, आपको खुद को मालूम है, आप गांव से रहते हो, उसमें आपने देखा होता है कि जब कभी गांव के अंदर आपका पड़ोसी अंकल, चाची, बहन, बुआ कोई भी हो, आपके रिश्ते में कोई लग रहे हो या फिर पड़ोस में रह रहे हो, यदि उसको कोई बीमारी हो जाती है या छोटी सी कोई तकलीफ हो जाती है तो उसके घर जाकर उसके बारे में हालचाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कोई प्रॉब्लम है तो हमें याद करना। तो ये सारी प्रगाढ़ता किसमें अधिक मिलती है? गांव के लोगों में ही मिलती है, जबकि शहरी लोगों के अंदर इस प्रकार के सामान्य मूल्य, सामाजिक प्रगाढ़ता जैसे तत्व है वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं और इस कारण से वे सुख दुख के अंदर कभी एक दूसरे का साथ भी नहीं देते हैं और हमेशा अकेलापन के रूप में निवास किया रहते हैं। अब अगला बिंदु लेते हैं। इसमें आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है और सघन या गुचित अधिवासों की अंदर संख्या देखा जाए तो कितने हो सकती है? 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। मान लो कि 40-50 से लेकर 500 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 4000 से भी अधिक पाई जाती है और हमेशा याद रखना बच्चों, इनकी यदि जनसंख्या है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर देखें तो किसी अधिवास 500 से लेकर 1000 व्यक्ति से भी अधिक निवास करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व वितरण है, उनके बारे में आपको खुद को ही मालूम है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था बच्चों कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है। तो आपको जनसंख्या क्या है इसकी परिभाषा आपने क्या लिखी थी? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा गया बच्चों? जनसंख्या कहा गया। और आपने इस टॉपिक के अंदर ही आपने एक शब्द पढ़ा है संसाधन। संसाधन क्या है? काफी बार सवाल आता है और एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों। तो संसाधन की यदि परिभाषा पूछे तो आप सीधी भाषा में लिख सकते हो, वे सभी तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे सभी तत्व या पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। तो आपको जनसंख्या और संसाधन जो बिंदु थे उनके बारे में पता चल गया। अब हम दे रहे हैं सघन या गुचित अधिवास के विश्व वितरण या भारत के अंदर उनका वितरण किन किन क्षेत्रों में है उनके बारे में। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक मानचित्र से इनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चों आपका जो भारत से संबंधित एक 2 नंबर का मानचित्र आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 2 नंबर का जो मानचित्र आता है वो भी आपका पूरा हो सके और इसमें आपको पता चल सके कि भारत के अंदर इस प्रकार के गुचित अधिवास
किन किन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे आपको एक तो समझना भी आसान होगा और उसके बारे में जो 2 नंबर का मानचित्र होगा वो भी आपका पूरा होता है। अब अपन देखते हैं इस तरह के अधिवास गंगा सतलज के मैदान में मिलते हैं, गंगा सतलज के। तो देखो ये जो हिस्सा है अपन का आता है वो लगभग आ जाता है सतलज क्षेत्र का, और बाकी चला जाता है पाकिस्तान, और फिर ये क्षेत्र आ गया सतलज का, फिर यहाँ से आ जाता है गंगा का, गंगा नदी का मैदान। ये सारा क्षेत्र कौन सा हो जाता है बच्चों? गंगा का मैदान। तो ये जो सारा क्षेत्र ये पट्टी वाला ये बन गया आपका गंगा सतलज मैदान, गंगा नदी और सतलज नदी का मैदान। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से, और सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के पास से होता है। और हमारे ये सतलज नदी तिब्बत के चीन वाले क्षेत्र से निकलती है और भारत के अंदर हिमाचल से प्रवेश करती हुई ये आगे बढ़ती है, तो इसलिए ये सारा क्षेत्र आ जाता है। फिर मालवा का पठार, ये बीच के अंदर यहाँ पर क्षेत्र है अपन का, लगभग मालवा का पठार, ठीक है बच्चों। फिर अपन के विंध्याचल पठार, ये भी यहाँ पर ही है, विंध्यन पठार भी कह सकते हैं, विंध्यन पठार, ठीक है। फिर नर्मदा घाटी, तो यहाँ पर जो घाटी आती है कौन सी? नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी है बच्चों, वो नर्मदा नदी से ही बनती है। नर्मदा नदी का यदि हम उद्गम स्थान की बात करें तो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के अंदर से एक चोटी है अमरकंटक, वहां से निकलती हैं और फिर ये गुजरात से होती हुई आगे बढ़ती है। फिर राजस्थान के मैदानी भागों में, और ये भाग कौन सा हो गया? हमारा राजस्थान का मैदानी भाग। तो राजस्थान का मैदानी भाग, ठीक है। और बीच में याद रखना बच्चों, ये जो क्षेत्र है पुनई, ये जो अरावली पर्वतमाला यहाँ पर, यहाँ पर अपन की क्या है? अरावली पर्वतमाला की जो पूर्व साइड में जो पूरी मैदान है उसके अंदर ये सब ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। तो याद रह जाएगा बच्चों, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित पूर्वी जो मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा सघन और गुच्छित अधिवास देखने को मिलता है। अब हम ग्रामीण अधिवास का अगला जो प्रकार है बच्चों वो है परकीन अधिवास, उसके बारे में देखते हैं। परकीन अधिवास या एकांकी अधिवास की यदि हम परिभाषा देखें तो देखिए बच्चों, ऐसे अधिवास जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है। देखो बच्चों, परकीन अधिवास की रूप में यदि हम देखें या एकांकी अधिवास का रूप हम देखें तो इनके घरों के जो मध्य दूरी है वह सघन या गुच्छित की तरह पास पास ना होकर क्या होती है? विस्तारित रूप या बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। इसलिए ये घर एक एक रूप में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे एकांकी भी कहते हैं। किस रूप में दिखाई देते हैं? एक एक, मतलब एक एक बराबर एक एक बनता है, तो एक एक घर भी दिखाई देखने को मिलता है। इसी से इसे परकीन या एकांकी अधिवास कहते हैं, जिनके कारण चित्रे या बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और एक एक घर दिखाई होने के कारण ये कहीं पर चित्रे बिखरे रूप में भी देखने को मिलते हैं। यदि हम एकांकी या अधिवास की विशेषता की बात करें तो इसके पहली विशेषता यही है, आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब घरों के मध्य दूरी बहुत अधिक देखने को मिलती है, इसलिए आवास एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर देखने को मिलते हैं। अगला, व्यक्ति एकांकी रूप में रहता, और व्यक्ति होता है या घर होता है वो एकांकी रूप में दिखाई देने लगता है या पाया जाता है। फिर व्यक्ति जीवन यापन में स्वतंत्र या व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं, और इसमें व्यक्ति क्या होते हैं? इसमें सामाजिक समानता या जो प्रगाढ़ता या अपनापन या समाज के साथ किस तरह रहा जाता ये इनके अंदर नहीं पाया जाता। वे एकदम अकेले स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन
करते हैं, और यदि इन प्रकार के लोगों के यदि कोई दूसरा हस्तक्षेप करता है या सामाजिक रीतियों का प्रभाव उन पर डाला जाता है तो उनको इस प्रकार की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा समस्या उठानी पड़ती है। एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती, क्योंकि ये कभी समाज के साथ नहीं रहते हैं, ये लोगों के साथ नहीं रहते हैं, ये समूह में नहीं रहते हैं, ये तो क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अकेले रहेंगे उसमें सामाजिक भावना कभी जागृत नहीं होगी। जिस व्यक्ति में सामाजिक भावना जागृत होती है, नैतिक भावना जागृत होती है, उसके अंदर ही सहयोग की भावना जागृत होती है, और जिसमें सामाजिक भावना, नैतिक भावना नहीं होती है तो उन लोगों में सामाजिक भावना भी या सहयोग की जो भावना भी नहीं देखने को मिलती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है, और कृषि में जो कार्य करते हैं उन लोगों के अंदर भी क्या होती है, ऊंच नीच की भावना, चाहे वो जातिवाद के रूप में हो, चाहे अमीरी गरीबी के रूप में हो, या रंग भेद के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, बच्चों उनके अंदर क्या मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है। एक शब्द है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ये आपका चैप्टर भी है, आगे पढ़ने को मिलेगा हमें, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या होती है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द एग्री कल्चर से बना है, ठीक है बच्चों। लैटिन भाषा का किस शब्द से बना है, एग्रीकल्चर से बना है। फिर आपसे पूछ ले विस्तारित रूप, तो एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी पर जुताई करना। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट या मुर्गी पालन जैसी क्रियाएं भी कृषि के अंतर्गत आती है। तो आपको एग्रीकल्चर या कृषि की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो पहले ये लिखना है, लैटिन भाषा का शब्द किससे बना हुआ है, एग्रीकल्चर से बना है। एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई अर्थात मिट्टी पे जुताई करना। इसके अलावा पशुपालन मतलब पशु को पालने की क्रियाएं, मत्स्य पालन मतलब मछली को पालने की क्रियाएं, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालने की क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती है। और आपको पता ही है नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका निवासी है, जिन्होंने आधुनिक कृषि के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने 1943 के अंदर विश्व हरित क्रांति की शुरुआत की थी मैक्सिको देश के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं इसके प्रमुख वितरण क्षेत्र, मतलब प्रत्येक अधिवास के वितरण क्षेत्र। विश्व के अंदर इस तरह की बस्ती उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पेरिस घास के मैदान में देखने को मिलती है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार के जो वितरण क्षेत्र है उसको आपको यदि मानचित्र से बताया जाए तो आपको एक तो उस क्षेत्र का भी मालूम चल जाएगा, और आपका जो ये बिंदु है वितरण क्षेत्र का उसको भी समझना क्या हो जाएगा,
आसान और सरल देखने को मिलेगा। तो इसमें एक शब्द आया है कि विश्व के अंदर उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, कौन सा, पेरिस। ये पेरिस जो क्षेत्र है बच्चों, वो विश्व का प्रमुख जो घास के मैदान है उनके रूपों में जाना जाता है। और इन घास के मैदानों के अंदर आप देखते हैं तो जनसंख्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। और ये वहां पर जो लोग तो रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं, परकीन रूप के अंदर रहते हैं। अब परकीन रूप में रहने के कारण इस प्रकार के अधिवास को एकांकी अधिवास और परकीन अधिवास के रूप में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हमारा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये पट्टी आती है, वो क्या कहलाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्षेत्र जहां पर परकीन अधिवास पाए जाते हैं, साथ में कनाडा का पेरिस घास का मैदान। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कनाडा आया हुआ है, और ये जो क्षेत्र मैंने गोले के अंदर दिया है वो हो गया पेरिस घास प्रदेश। यहां पर देखते हैं तो जनसंख्या किस रूप में पाई जाती है, एकांक के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले बिंदु की बात करें। एशिया के अंदर इस प्रकार की बस्ती स्टेपी प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, स्टेपी प्रदेश। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है एशिया का, ये महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया। एशिया का ये कौन सा क्षेत्र है, स्टेपीज, स्टेपीज घास प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये यहां पर भी इसी प्रकार के एकांकी अधिवास देखने को मिलते हैं। फिर गंगा के खादर क्षेत्र, गंगा का खादर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है कौन सा है, गंगा का खादर क्षेत्र। ठीक है, गंगा का खादर क्षेत्र और हिमालय पर्वत क्षेत्र, और हिमालय पर्वत क्षेत्र। यहाँ पर जो पर्वत है वो कौन सा हुआ, हिमालय पर्वत क्षेत्र। ठीक है, हिमालय जो पर्वत क्षेत्र है वो विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला। फिर अपन के अगला आता है तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र। और तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र ये गंगा के मैदान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। गंगा के मैदान में ही तराई और भाबर क्षेत्र, जहां पर एकांकी अधिवास सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हो गए, हमारा स्टेपी प्रदेश, गंगा का खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वत क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र। फिर मध्य दक्षिणी अमेरिका, ये भाग है दक्षिणी अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र। ये आप पर अपन का कौन सा क्षेत्र है, पंपाज घास मैदान। देश कौन सा है, अर्जेंटीना। ठीक है बच्चों, अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। ठीक है, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, और अफ्रीका का वेडल्स, अफ्रीका का वेडल्स, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये कौन सा, वेडल्स। ये सारे जो क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्र में भी बस्ती कौन सी पाई जाती है, एकांकी पाई जाती है। तो बच्चों, इस बिंदु से एक सवाल उठक हो सकता है। आपकी काफी बार मिलान चिन्ह से संबंधित सवाल आते हैं कि आपके सवाल आ जाए कि प्रमुख घास के मैदान और एक साइड देश के नाम, और उसमें से आपको मिलान चिन्ह करने हैं कि कौन सा घास का मैदान कौन सा देश में स्थित है। तो आपको याद रखना, उत्तरी अमेरिका के अंदर या
कनाडा के अंदर कौन सा? पेरिस घास का मैदान। अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका में कौन सा? पंपास घास का मैदान। अफ्रीका के अंदर कौन सा? वेडस घास का मैदान। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा? डाउन्स घास का मैदान। और एशिया के अंदर कौन सा? स्टीपिज घास का मैदान। तो ये मिलान चिन्ह के रूप में भी इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये होता क्या है। आपने देखा कि यहाँ पर खादर क्षेत्र, बागर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, इन सब के बारे में उच्चारण आए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना क्षेत्र। निक्षेप से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर क्षेत्र। नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र। आगे बात समझे तो नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसी तरह एक शब्द आता है बागर क्षेत्र। बागर क्षेत्र की बात करें तो सीधा साफ लिखना है नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? बागर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र और बागर क्षेत्र के बारे में आपको पता था। फिर एक शब्द आया तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र क्या होता है वो देखिए। बाबर के दक्षिण में स्थित वो क्षेत्र जहां से नदियां बाबर क्षेत्र में लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देने लगती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। एक बार पुनः सुन लीजिए बच्चों। बाबर के दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र जहां से नदियां बाबर में लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देने लगे उसको हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। अब आया है बाबर क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना हिमालय गिरिपद में स्थित 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी जो बड़े शिलाखंडों व अवसादों से निर्मित होती हैं, जहां से नदियां दिखाई नहीं देती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाबर क्षेत्र। वापस सुन लेना। हिमालय गिरिपथ में स्थित 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो बड़े शिलाखंडों व अवसादों से निर्मित होती है, जहां से नदियां दिखाई
नहीं देती है उसको हम क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र। तो आपको मालूम हो गया होगा कि बच्चों भाबर क्षेत्र कौन सा है, तराई क्षेत्र कौन सा है, बागड़ क्षेत्र कौन सा है। और इसके अलावा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी है कि उत्तर का जो मैदान है उसको मुख्य रूप से 3 भाग में ही हम पढ़ते हैं। पहला जो भाग बनता है वो भाबर क्षेत्र बनता है, दूसरा तराई क्षेत्र बनता है, और तीसरा अपन जो देखते हैं वो जलोढ़ क्षेत्र बनता है। और फिर जलोढ़ क्षेत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों के अंदर उसका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। कितने क्षेत्रों में हम पढ़ते हैं उनका वर्गीकरण, 3 क्षेत्रों के अनुसार इसका वर्गीकरण हम देखते हैं, जिसमें अपन देखते हैं भाबर जलोढ़ है, उसके अलावा बागड़ है, नवीन जलोढ़ है, इस तरह उसको अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, इन सभी मरुस्थलीय प्रदेशों में परकीय अधिवास पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन, उदयपुर यहाँ पर है, उदयपुर, डूंगरपुर यदि अपन देखें तो लगभग नीचे आता है, लगभग डूंगरपुर, फिर बाद में बांसवाड़ा, या बांसवाड़ा पास में ही है डूंगरपुर के, बांसवाड़ा। फिर अपन के अगली बात आती है प्रतापगढ़, तो यहाँ पर आता है लगभग प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के पास ही प्रतापगढ़, ठीक है। फिर राजसमंद, यहाँ पर राजसमंद आता है उदयपुर के पास ही, राजसमंद, ठीक है। और मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो 12 जिले अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों के अंदर बच्चों देखते हैं तो जनसंख्या परकीय या एकांक के रूप में निवास करती है और रहती है। तो बच्चों आज आपने ग्रामीण अधिवासों के जो प्रकार हैं उनमें से आपने 2 प्रकार जैसे सघन या घोषित अधिवास, परकीय या एकांकी अधिवास के बारे में विस्तार से क्या किया है, अध्ययन किया है। अब हम अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों मिश्रित अधिवास और पल्ली या ढाणी के रूप में जो अधिवास पाया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और साथ में प्रतिरूप के आधार पर टी आकार, रेखीय, वर्ताकार, आयताकार, इस प्रकार के मधुछटा, इस प्रकार के जो अधिवास है उनका जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।